हेलो दोस्तों, मैं लवकुश यादव आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, आगामी सत्र की बोर्ड परीक्षा आ रही है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखते हुए क्लास 10th में साइंस में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है विद्युत। विद्युत को हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। ठीक है, और इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम कुछ चीजें बात कर लेते हैं, किस बिंदुओं पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऊर्जा की। ठीक है, ऊर्जा क्या होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी। ठीक है, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे हमारे कोई भी मशीन है, आपकी बाइक है, कार है, उसको क्या करना पड़ता है, उसको ऊर्जा देनी पड़ती है। अब ऊर्जा को हम किस फॉर्म में देते हैं, जैसे कि हम लोग उसमें पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, तभी तो वो हमारी बाइक चलती है या कार चलती है। तो ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। तो हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। क्या होती है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं, कैपेसिटी क्या बोलते हैं, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इंग्लिश में डिफिनेशन क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी को हम कई तरीकों से उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे अब इसके सोर्स की बात करें तो सोर्स क्या होते हैं, इसके ऊर्जा के स्रोतों की बात करें अगर हम, ऊर्जा के स्रोत, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब हम सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। तो आपको पता होगा कि जो हमारी एनर्जी है उसको हम कई तरीकों से जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आपका लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, जल हो गया, और बहती हुई हवा हो गई आपकी। और बात करें तो सबसे प्राथमिक अगर हम ऊर्जा का स्रोत लें तो सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत हमारा सूर्य है। सूर्य आपका क्या है, सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी आपकी, पहला हो जाएगा लकड़ी, कोयला, जल, बहती हुई हवा, और सबसे अगर बात करें तो सबसे प्राथमिक तौर पे क्या लेते हैं, जो सूर्य होता है हमारा, सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है। क्या होता है, प्राथमिक स्रोत होता है। ठीक है, सूर्य हमारा क्या है, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ठीक है, आपको पता है कि सूर्य से ही हमारी ऊर्जा सबसे ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, जैसा कि हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम बात करेंगे आवेश की। ठीक है, तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अगर हम इंग्लिश में बात करें इसकी डिफिनेशन की तो क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं, कैसे कैसे एनर्जी को हम जनरेट कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, लकड़ी,
कोयला, जल, बहती हुई हवा और सूर्य क्या है आपका ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। इन सबसे हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। जैसे कि अगर हम बात करें जल की या बात करें वायु की, तो इसमें क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा, पुराने समय में देखा होगा कि पवन चक्कियां होती थी। पवन चक्कियों से क्या की जाती थी, बिजली को बनाया जाता था। पवन चक्कियां जब हवा तेज चलती थी तो उसमें क्या होते थे, बड़े बड़े पंख लगे होते थे। वो पंख जितनी तेज चलते थे उसी हिसाब से हमारी क्या होती थी, विद्युत उत्पन्न होती थी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जल की। तो जल में अगर बात करें तो आपने सुना होगा, रिहंद बांध परियोजना सुनी होगी और कई भी परियोजनाएं हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा। क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है कि बांध बनाया जाता है और जल एकत्र किया जाता है। उसके बाद उसको ऊंचाई के साथ गिराया जाता है। जब ऊंचाई से गिराते हैं तो उसके नीचे क्या करते हैं, विद्युत संयंत्र लगाते हैं और हमारी एनर्जी क्या होती है, उसी से बिजली बनती है हमारी। ठीक है, तो इस तरह से क्या किया जाता है कि लकड़ी, कोयला, जल और बहती हुई हवा और सूर्य से क्या किया जाता है, आपकी एनर्जी उत्पन्न होती है। अगर सूर्य की बात कर लें तो आप लोगों ने सुना होगा, हमारे गांवों में और शहरों में भी हमारे जो है सौर ऊर्जा लगाए जाते हैं। क्या होता है, उसमें बड़ा सा एक पैनल होता है, ठीक है, और एक बैटरी लगी होती है। पैनल को हम लोग धूप में रखते हैं, जिसमें क्या होती है, जिससे हमारी बैटरी चार्ज होती है। अच्छा, चार्ज होती है तो कैसे चार्ज होती है, तो सूर्य से हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, और पैनल क्या करता है, उसी एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी उसमें जनरेट होती है और उसी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, वो बैटरी तक भेजता है, और जिससे हमारे क्या होते हैं, ट्यूबलाइट्स वगैरह सब कुछ चलता है, फैन वगैरह चलता है। तो आप लोगों ने ये सब क्या किया, ये एग्जांपल जितने मैंने बताए हैं ये सारे के सारे आपको आपके ही क्षेत्र में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आवेश की। ठीक है, अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है तो सबसे पहले हम आवेश की बात करेंगे। अगर आवेश की बात करें तो आवेश क्या होता है, ठीक है, आवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चार्ज। क्या बोलते हैं, चार्ज। ठीक है, क्या बोलते हैं, चार्ज। ठीक है, आवेश कैसे उत्पन्न होता है, तो क्या आपने सुना होगा, पहले पुराने जमाने के आदिमानवों के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि आदिमानवों ने आग की खोज कैसे की, उन्होंने क्या किया कि दो पत्थरों को आपस में रगड़ा। जब दो पत्थरों को आपस में रगड़ा तो उसमें क्या उत्पन्न हुई, चिंगारी उत्पन्न हुई। चिंगारी जब उत्पन्न हुई उसी से हमारी आग की खोज हुई। ठीक है, तो और ये बात और भी जान ले, ये उत्पन्न कैसे होता है, तो जब दो वस्तुओं को हम रगड़ते हैं तो उनके बीच में घर्षण उत्पन्न होता है। तो घर्षण के कारण ही क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करें तो हम लिख सकते हैं, जब किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य घर्षण होता है तो आवेश की उत्पत्ति होती है। ठीक है, क्या होता है, जब हम किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य घर्षण होता है, ठीक है, तो आवेश की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब देखिए, आवेश, क्या आपको पता है आवेश केवल हम घर्षण द्वारा ही उत्पन्न कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आवेश को हम कई अन्य तरीकों से भी उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें, फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं कि आवेश को पहले तो घर्षण द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, घर्षण द्वारा हो गया। दूसरी बात करें तो हम इसको किसके द्वारा, चालन द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, एक होता है प्रेरण। क्या होता है, प्रेरण। हम इसको घर्षण द्वारा
चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं। अब घर्षण क्या होता है? घर्षण का मतलब होता है रगड़ना। घर्षण का मतलब क्या होता है? रगड़ना। ठीक है, घर्षण का मतलब क्या होता है? रगड़ना। और चालन का मतलब होता है कि जैसे हम दो वस्तुओं को पास पास रख दें, एक गर्म लोहे की रॉड है और एक क्या है, ठंडी लोहे की रॉड है, तो दोनों को जब हम पास पास रख देते हैं तो उसमें क्या होती है, धीरे धीरे ऊष्मा क्या होती है, ठंडी वाली रॉड भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो इस तरह मतलब चलकर बोल सकते हैं, क्या बोल के, चलकर, या फिर कह सकते हैं चालन द्वारा। ठीक है, चालन द्वारा। और प्रेरण द्वारा क्या होता है? प्रेरित होकर। कैसे? प्रेरित होकर, प्रेरित होकर अपने। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोग होते हैं हमसे दूर रहते हैं लेकिन वो हमको कुछ मोटिवेट करते हैं। ठीक है, अगर मोटिवेट करते हैं और हम उनकी बातों को सुन करके थोड़ा सा प्रेरित होने की कोशिश करते हैं कि अरे उन्होंने अच्छा किया है, हम भी अच्छा करेंगे। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है, प्रेरित होकर। इसका मतलब हुआ क्या हुआ, प्रेरण मतलब हुआ प्रेरित होकर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है? अगर हम आवेश के मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक होता है कूलम। क्या होता है? कूलम। आवेश का मात्रक होता है कूलम, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो आपका आवेश होता है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। किससे करते हैं? क्यू से। अगर बात कर लें आवेश को, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं और कूलम को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपको पता हो गया कि आवेश क्या होता है, आवेश को हम किन अन्य तरीकों से उत्पन्न कर सकते हैं और आवेश का मात्रा क्या होता है। ठीक है, तो हम एक बार पुनः रिवीजन करते हैं कि आवेश क्या होता है, आवेश को हम उत्पन्न कैसे करते हैं। तो जब किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य घर्षण होता है तो आवेश की उत्पत्ति होती है। आवेश को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और अगर हम बात करें कि इसको कैसे अन्य तरीकों से उत्पन्न कर सकते हैं, तो एक तो घर्षण द्वारा हो गया, दूसरा हमारा चालन द्वारा हो गया, तीसरे की बात करते हैं प्रेरण द्वारा। इन सब का मतलब मैंने समझा दिया है आपको। और अब इसके अगर मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, जिसको हम क्या करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्या हमारी जो आवेश है उसका मात्रक केवल कूलम ही होता है? बताइए, क्या आवेश का मात्रक केवल कूलम ही होता है? नहीं, इसके कुछ अन्य मात्रक भी होते हैं। ठीक है, आइए हम लोग इसके अन्य मात्रकों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आवेश के अन्य मात्रक, आवेश के अन्य मात्रक। अब बताइए आवेश के कौन कौन से अन्य मात्रक हैं। तो पहला आपका हो गया मिलीकूलम। क्या हो गया? मिलीकूलम। क्या हो गया? मिलीकूलम, जिसको हम लिखते हैं 10⁻³ ठीक है, पहला हो गया मेरा मिलीकूलम, दूसरा हो गया माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम, इसको हम लिखते हैं 10⁻⁶ ठीक है, और एक और हो गया नैनोकूलम। क्या हो गया? नैनोकूलम।
इसको हम लिखते हैं 10⁻⁹। ठीक है, तो आवेश के अन्य मात्रक कौन कौन से हैं? पहला हो गया मिली कूलाम, ठीक है, दूसरा हो गया माइक्रो कूलाम, तीसरा हो गया नैनो कूलाम। मिली कूलाम को हम लोग 10⁻³ से लिखते हैं, माइक्रो कूलाम को हम लोग 10⁻�6 से लिखते हैं, और नैनो कूलाम को हम 10⁻⁹ से लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं, आप लोगों को भी पता होगा कि आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं। तो अगर हम बात करें आवेश के टाइप की, अब आवेश के प्रकार की बात करते हैं। तो आवेश हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आवेश हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक हमारा होता है धन आवेश, ठीक है, जिसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। एक होता है हमारा निगेटिव, मींस दैट ऋणात्मक आवेश। ठीक है, तो आपको पता होगा जो हमारा ऋणात्मक आवेश होता है उससे धारा क्या होती है? प्रवेश करती है, और जो धनात्मक आवेश होता है उससे धारा हमारी क्या होती है? निकलती है। तो क्या होता है, लिख लेंगे एक बार। धन आवेश से क्या होती है? धारा हमारी निकलती है। धारा क्या होती है? धन आवेश से हमारी निकलती है, और माइनस आवेश से धारा क्या करती है? प्रवेश करती है। धारा प्रवेश करती है। ठीक है, आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश से धारा प्रवेश करती है, और धनात्मक आवेश से हमारी धारा क्या करती है? निकलती है। चलिए एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए, जैसे मेरा यहां पे हमने क्या किया है? एक बैटरी लगा रहे हैं। ठीक है, ये बैटरी का धनात्मक सिरा है, और ये बैटरी का ऋणात्मक सिरा है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं? एक कुंजी लगाते हैं। कुंजी मीन्स आप लोगों ने स्विच की बात की है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं? कुंजी मीन्स होता है स्विच। क्या होता है? स्विच। ठीक है, यहां पे हमने क्या किया है? एक बल्ब लगाया है। क्या लगाया है? बल्ब लगाया है। ठीक है, ये बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, देखिए आपका क्या हुआ? परिपथ बन के तैयार हो गया है। हमने क्या किया है इसमें? हमने इसमें एक बैटरी लगाई है। ठीक है, जो ये बड़ा वाला आपको दिख रहा है, ये वाला सिरा, ये हमारा प्लस का होता है, और जो छोटा होता है वो हमको माइनस वाला होता है। ठीक है, हमने इसमें एक कुंजी लगाई है और एक बल्ब लगाया है। जब हम कुंजी को क्या करेंगे? इन करेंगे। कुंजी को क्या करेंगे? इन करेंगे, तब क्या होगा? हमारा बल्ब जलेगा। और जब हम कुंजी को क्या कर देंगे? आउट कर देंगे, मतलब ऑफ कर देंगे, तो हमारी क्या होगी? बल्ब हमारा नहीं जलेगा। ठीक है, और ये कैसा परिपथ है हमारा? यहां पर एक बात और कर लेते हैं। ये जो आपका परिपथ बना हुआ है, ये कैसा परिपथ है? तो हम इसको बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, और हिंदी में बोले तो बोलते हैं बंद परिपथ। क्या होता है? अगर इंग्लिश में बोले तो क्लोज्ड सर्किट बोलते हैं, हिंदी में बात करें तो बंद परिपथ होता है। धारा हमेशा हमारी बंद परिपथ में ही प्रवेश करती है। ठीक है, आपकी धारा कैसे? जो आपका बंद परिपथ होता है उसी में धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके साथ में, ये मिटा सकते हैं। चलिए, एक हमारा होता है खुला परिपथ। ठीक है, अगर हम खुले परिपथ की बात करें तो सेम डायग्राम बनेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहां पे हमने एक बैटरी लगा रखी है, यहां पे हम कुंजी लगा देंगे। ठीक है,
यहाँ पे माइनस सिरा होगा, ये प्लस सिरा होगा, यहाँ पे बैटरी लगी है हमारी, ठीक है। यहाँ पे हमने बल्ब लगा रखा है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो वायर है वो कट है, क्या है, कट है। मीन्स दैट ये हमारा जो परिपथ बना हुआ है ये कैसा है, खुला परिपथ है। कैसा है, खुला परिपथ है। कैसा परिपथ है, खुला परिपथ है, ठीक है। अगर हमको इसको बंद परिपथ बनाना है तो यहाँ पे एक क्या लगाना पड़ेगा, जम्फर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, जम्फर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, जम्फर लगाएंगे। जब हम जम्फर लगाएंगे तो हमारा ये क्लोज्ड परिपथ सर्किट बन जाएगा और इसमें धारा का प्रवाह होने लगेगा, ठीक है। तो खुला परिपथ क्या होता है, जिसमें वायर कहीं ना कहीं ब्रेक होगा, ठीक है। तो हमारा खुला परिपथ होता है। बंद परिपथ क्या ऐसा होता है, ये आपको दोनों डायग्राम आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे विद्युत धारा की, ठीक है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इसके बारे में। तो जो आवेश होते हैं, ठीक है, जब आवेश फ्लो करते हैं तो क्या होती है, धारा हमारी उत्पन्न होती है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको, आवेशों के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवेशों के प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। चलो डिफिनेशन लिख लेते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को, आवेशों के प्रवाह की, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब यहीं से हम विद्युत धारा का फार्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। और देखिए अब इसमें हमारी कुछ चीजें पर हम गौर करेंगे, जैसे दर, आवेश, ठीक है। तो यहां पे हम बात करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहीं से हम फार्मूला निकालेंगे, ठीक है। आवेश को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, ठीक है। और दर क्या होती है, रेट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेट। तो चलिए देखते हैं। तो धारा को हम रिप्रेजेंट करते हैं, विद्युत धारा, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। क्या होता है, आवेश बटे समय। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंटेट करें तो क्या होगा, देखिए विद्युत धारा को हम लिखते हैं आई से, ठीक है। और आवेश को हम लिखेंगे क्यू से, और समय को हमेशा हम लिखते हैं टी से। तो हमारा यहां से फार्मूला निकल के आएगा आई बराबर क्यू अपॉन टी, ठीक है। क्या निकल के आएगा फार्मूला, आई बराबर क्यू अपॉन टी, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं विद्युत धारा के मात्रक की, ठीक है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक, ठीक है। अगर हम विद्युत धारा के मात्रक की बात करें, ठीक है, यहां पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिए विद्युत धारा के मात्रक की अगर बात करें हम, ठीक है, मात्रक की, तो क्या होता है, आपको अभी बताया मैंने, धारा बराबर होता है आवेश बटे समय, ठीक है। तो यहां से हम लिखेंगे
धारा का, एक मिनट, ये हो जाएगा हमारा धारा का मात्रक। इसको लिखेंगे आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक बटे समय का मात्रक, समय का मात्रक। ठीक है, आपको आवेश का मात्रक मैंने बताया है और समय का मात्रक आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से। ठीक है, और समय को रिप्रेजेंट करते हैं T से। तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, क्या होता है, कूलाम, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं एम्पियर। क्या लिख सकते हैं, एम्पियर। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। ठीक है, आवेश बटे समय होता है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फार्मूला डिराइव करते हैं। तो कैसे लिखते हैं, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब मात्रक की अगर हम बात करें तो मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक बटे समय का मात्रक। आवेश का मात्रक हमारा कूलाम होता है, समय का मात्रक हमारा सेकेंड होता है, जिसको हम लिखते हैं एम्पियर। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे एम्पियर की परिभाषा की। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए और एक बात, एम्पियर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, बताइए। एम्पियर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। ठीक है, याद रखिएगा, एम्पियर को हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आपसे कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि एक एम्पियर की परिभाषा दीजिए। ठीक है, एक एम्पियर की परिभाषा दीजिए। तो एक एम्पियर की क्या परिभाषा होती है, हम लोग यही फार्मूले से ही डिराइव करेंगे। ठीक है, हम लोग फार्मूले से ही निकालेंगे कि एक एम्पियर की परिभाषा क्या होती है। चलिए देखिए, हमें पता है, क्या पता है, देखिए आपका फार्मूला होता है विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। ठीक है, क्या होता है, आवेश बटे समय। इसको हम लोग लिखते हैं, इसका मात्रक होता है कूलाम और इसका मात्रक होता है, समय का मात्रक होता है सेकेंड। क्या होता है, सेकेंड। ठीक है, अब देखिए कैसे हम यहां से एक एम्पियर की परिभाषा देंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखिएगा एक एम्पियर की परिभाषा। ठीक है, एक एम्पियर की परिभाषा। तो देखिए परिभाषा लिखने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। कैसे चलेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। तो परिभाषा क्या बनेगी, किसी विद्युत परिपथ में एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उसमें विद्युत धारा एक एम्पियर होगी। क्या डेफिनेशन हुई, कि किसी विद्युत परिपथ में एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उसमें धारा कितनी होगी, एक एम्पियर धारा होगी। तो हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, किसी विद्युत परिपथ, किसी विद्युत परिपथ परिपथ में एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड में एक कूलाम
किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो परिपथ में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। क्या होगी? 1 एम्पियर होगी। ठीक है, देखिए डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है कि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो परिपथ में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। ये डेफिनेशन आप लोग क्या होगे बोर्ड परीक्षा में लिख कर लेके आएंगे। अगर आपसे 1 एम्पियर की परिभाषा पूछी जाती है तो क्या लिखेंगे आप लोग? किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलम में किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो परिपथ में प्रवाहित धारा 1 कूलम एम्पियर होगी। ठीक है, कितनी होगी? 1 एम्पियर होगी। ठीक है, तो अब इसी के साथ हम यहाँ पे एक बार देखते हैं कि विद्युत आवेश की मात्रक क्या निकलता है। अगर हम बात करें विद्युत आवेश के मात्रक की, ठीक है, क्या बात करें? विद्युत आवेश के मात्रक की, विद्युत आवेश के मात्रक की। ठीक है, क्या बात करें? विद्युत आवेश की मात्रक की। तो क्या होता है? आवेश बराबर क्या होगा? धारा गुणे समय। क्या होगा? आवेश बराबर धारा गुणे समय। ठीक है, ये हमारा फार्मूला कहां से निकल के आया है? आप लोगों ने पढ़ा है I बराबर Q अपॉन T। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक बराबर धारा का मात्रक गुणे समय का मात्रक। ठीक है, क्या लिखे हैं? आवेश का मात्रक बराबर धारा का मात्रक गुणे समय का मात्रक। आप लोगों को धारा का मात्रक भी बता दिया है और समय का मात्रक भी बता दिया है। अब आप यहां से आवेश का मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, धारा का मात्रक हमारा होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, समय का मात्रक हमारा होता है सेकेंड। ठीक है, तो हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड। क्या लिख सकते हैं? एम्पियर सेकेंड। ठीक है, और आवेश का मात्रक यहां से क्या निकल के आएगा? अब बताइए, आवेश का मात्रक क्या निकल के आया हमारा? एम्पियर सेकेंड, जिसको हम लोग लिखते हैं 1 कूलम बराबर हमारा होगा 1 एम्पियर सेकेंड। क्या होगा? 1 एम्पियर सेकेंड। ठीक है, इसको लिखने का मेन रीजन यही होता है, ठीक है, कि मुझे 1 कूलम बताना होता है। ये 1 कूलम बराबर कितना होता है? तो 1 कूलम बराबर 1 एम्पियर सेकेंड होता है। विद्युत आवेश के मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक क्या होता है? धारा का मात्रक गुणे समय का मात्रक। तो धारा का मात्रक हमारा होता है एम्पियर और समय का मात्रक होता है हमारा सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड। क्या लिख सकते हैं? एम्पियर सेकेंड।
तो यहां से हमारा निकल के आएगा कि 1 कूलम बराबर कितना होता है, 1 कूलम बराबर कितना होता है, 1 एम्पियर सेकेंड। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद।